गुड आफ्टरनून बच्चों। पिछले क्लास में हमने तुम लोगों को पदार्थ के बारे में पढ़ाया था कि उसमें कोलाइडिव विलयन क्या होता है, विलयन क्या है, विलयन की सांद्रता क्या है ना। अब आज आगे देखेंगे कि मिश्रण के घटकों का पृथक्करण कैसे किया जाता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिले हुए होते हैं तो ऐसे विषमांगी मिश्रण को या समांगी मिश्रण को किस प्रकार से अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए आपकी बुक में दिया है, कई प्रकार के दिए हैं। जैसे रंग वाले घटक को नीले रंग की स्याही से पृथक करना, जो रंग मिलाया जाता है डाई में उसको कैसे अलग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो पानी ले करके उस वॉश ग्लास में स्याही की कुछ बूंदें डाल देते हैं और बीकर के जल, जो बीकर का जल है वो वाष्प बनती जाती है, जो कि वॉश ग्लास को गर्म करती है। चूँकि बीकर के जल को गर्म करते हैं तो गर्म करने से इसमें से वॉश ग्लास को गर्म करती है और वॉश ग्लास से जो स्याही का बूंद हमने लिया था वो वॉश ग्लास से वाष्पीकरण होने लगता है। और जब वो ये वाष्पन की क्रिया लगातार होती रहती है और वाष्पन बंद हो जाता है तो बीकर को गर्म करना बंद कर देते हैं। तब देखते हैं कि वॉश ग्लास में एक रंग बचा हुआ है या स्याही इस रंग और जल का मिश्रण होती है। यानी स्याही के रंग को वॉश ग्लास पर रख करके उसमें से उसका वाष्पीकरण करके स्याही के रंग को अलग किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है दूध से क्रीम को पृथक करना। ये आजकल जो बाज़ार में मिल रहा है उस दिन में हमने बताया था तुम लोगों को कि बाज़ार में जो दूध मिल रहा है वो स्किम्ड मिल्क मिलता है, यानी उसको उसका मक्खन निकाल लिया जाता है। तो जिस विधि के द्वारा मक्खन निकाला जाता है उस विधि को कहते हैं अपकेंद्रण विधि। अपकेंद्रण विधि में एक प्रकार का मशीन, अब तो बड़े पैमाने पर होता है, तो मशीन पर किया जाता है, दूध को मथने का काम किया जाता है जिससे कि क्रीम बाहर आ जाता है और दूध अलग हो जाती है। ठीक है, घर में भी आप इसको कर सकती हो। दूध में अगर कच्चे दूध को लेकर के आप मिक्सी में कुछ देर तक चलाती हैं तो थोड़ी देर छोड़ देने के बाद देखोगी कि दूध के ऊपर मलाई आ जाए, क्रीम आ जाती है। ठीक है, उस क्रीम का उपयोग दूध वगैरह, ये घी वगैरह बनाने में किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा है दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करना। 6 या 7 में आपने पढ़ा था कि मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को दो अघुलनशील, तेल और पानी को जब मिलाते हैं तो वह मिलता नहीं है बल्कि तेल जो है पानी के ऊपर आकर के तैरने लगता है, क्योंकि तेल हल्का होता है, पानी की तुलना में हल्का होता है। ठीक है, तो इसको एक पृथककारी कीप में डाल देते हैं। चित्र में देखो, यहाँ पृथककारी कीप में डाल देते हैं मिट्टी का तेल और जल, और नीचे एक स्टॉप कॉर्क लगा होता है। जब थोड़ी देर स्थिर छोड़ देने के बाद पानी नीचे बैठ जाता है और तेल ऊपर हो जाता है। स्टॉप को खोल करके यहाँ हम लोग नीचे इसमें पानी एकत्र कर लेते हैं और तेल को पृथककारी कीप में ही रहने देते हैं। इस तरह से अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऊर्ध्वपातन विधि जिसको कहते हैं। ये सब आप 6-7 में पढ़ चुकी हो, लेकिन फिर से इसका रिवीजन हो रहा है एक तरह से। नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करना। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है? ये एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ होता है। इसकी जगह पर अगर आप कपूर भी ले लेती हो, नमक और कपूर जो डेली आप पूजा में यूज़ करती हो, ठीक है, उसको गर्म करने के लिए नमक और कपूर के मिश्रण को या अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को चीनी मिट्टी की प्याली में रख करके इसके ऊपर देखो यहाँ ये कीप उलट करके रख दी गई है। ठीक है, कीप उलट करके रखने के बाद इसमें भीगा हुआ रुई जो होता है उसको लगा दिया जाता है। जब ये गर्म होता है, गर्म होकर के कपूर या अमोनियम क्लोराइड सीधे गैस अवस्था में बदल जाते, इसका वाष्प नहीं बदलता है। ऐसे पदार्थ जो कि ठोस से द्रव में न बन करके सीधे वाष्प में बदल जाए, गैस में बन जाए, इसका वाष्प बनता है। ठीक है, तो द्रव से द्रव न बन करके सीधे गैस अवस्था में आ जाए, ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं और ऐसी क्रिया को ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहते हैं। तो जब ये अमोनियम क्लोराइड या यहाँ कपूर ले लेते हैं, दोनों में से किसी जिसको भी लेकर के गर्म करेंगे तो उसका सीधे वाष्प बनेगा, क्योंकि द्रव अवस्था में ठोस अवस्था से द्रव अवस्था नहीं बनेगी और ये वाष्प अवस्था में आएगी। फिर यहाँ इसको जब हम ठंडा करेंगे तो ठंडा करने पर जो प्राप्त होता है वह ठोस कपूर या अमोनियम क्लोराइड होता है। ठीक है, तो इस तरह से नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। इसी तरह से काली स्याही में विद्यमान डाई को भी अलग किया जाता है।
दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को भी पृथक किया जाता है। घुलनशील द्रव में प्रभाजी आसवन, इसको जिस विधि के द्वारा करते हैं उसको कहते हैं प्रभाजक स्तंभ या प्रभाजी आसवन की क्रिया के द्वारा किया जाता है। इसमें एक आसवन फ्लास्क ले लेते हैं। चित्र के अनुसार देखो, यहाँ पर एक आसवन फ्लास्क लिया गया है। इसमें जल और एसीटोन या जल या अल्कोहल किसी भी चीज़ का विलयन ले लेते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं। ठीक है, वहाँ था इसके पहले दो अघुलनशील द्रव था, यहाँ पर दो घुलनशील द्रव हैं। पानी और अल्कोहल या पानी और एसीटोन दोनों इसमें मिल गए हैं अच्छी तरह से। जब इसको हम गर्म करते हैं, ये कहलाता है आसवन फ्लास्क। ठीक है, अब इसमें एक थर्मामीटर लगा दिए हैं। यहाँ से प्रभाजी आसवन का या आसवन फ्लास्क के मुंह पर एक तरफ तो इसको बंद कर देते हैं, थर्मामीटर लगाते हैं, कॉर्क के द्वारा छेद करके इसमें लगा दिए। और ये दूसरी नली जो बनी होती है, इससे जो वाष्प बनेगा, जो द्रव बनेगा, वाष्प और द्रव जो बनेगा वो नीचे की ओर आएगा। तो इसको कहते हैं कांच की एक नली होती है, जल संघनक नली कहते हैं इसको। ठीक है, अब जब इसको हम गर्म करते हैं तो जिसका क्वथनांक कम होता है, पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस से मिलाए गए पदार्थ का क्वथनांक यदि कम होता है तो वह उबलने लगेगा पानी के क्वथनांक से पहले, और पहले वाष्प बन करके ये निकलेगा। और वाष्प बन के जब निकलेगा तो यहाँ इसको ठंडा करते हैं, इसको जल संघनक कहते हैं। संघनक का मतलब होता है वाष्प अवस्था को द्रव अवस्था में परिणत करने वाला, यानी यहाँ ये ठंडा होता है, ठंडा होकर के द्रव के रूप में इसमें एसीटोन या एथिल अल्कोहल या जो भी अल्कोहलिक पदार्थ लेते हैं वह इसमें आ जाता है, और शेष इसमें जो बचता है वह जल होता है। ठीक है, तो इस तरह से घुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। इसी तरह से प्रभाजी आसवन होता है। प्रभाजी आसवन में होता है कई प्रकार के दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक अलग अलग होते हैं। सबके क्वथनांक अलग अलग होते हैं, तो उनको प्रभाजी स्तंभ में रख करके और ठंडा अपने अपने क्वथनांक पर सब उबलेंगे और ठंडा होंगे और उसको इकट्ठा कर लिया जाता है। तो प्रभाजी आसवन पेट्रोलियम के शोधन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसको कहते हैं प्रभाजक स्तंभ। ठीक है, प्रभाजक स्तंभ होता है जैसे एक ये फ्लास्क में आसवन फ्लास्क होता है, इस आसवन फ्लास्क से ही इस प्रभाजक स्तंभ को लगा दिया जाता है और इसमें मिश्रण ले लिया जाता है। जो भी पदार्थ होते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे, उनको इसमें ले लिया जाता है और इसमें लेकर के फिर इसको जब गर्म करते हैं तो अपने अपने क्वथनांक पर, चूँकि सबका क्वथनांक अलग होता है, तो अपने अपने क्वथनांक पर यह अलग अलग चैम्बर में जाकर के इकट्ठा हो जाते हैं। तो इस तरह से फिर इनको ठंडा करके और अलग अलग द्रव प्राप्त कर लेते हैं। तो इसको कहते हैं प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा किसी पदार्थ को अलग करना। नगरों में जल को कैसे भेजा जाता है? पीने योग्य जल की आपूर्ति कैसे होती है? नगरों में जल घर से पीने योग्य जल की आपूर्ति किस प्रकार से कराई जाती है? आपकी बुक में, वो नई वाली बुक तो हमारे पास है नहीं, लेकिन उसमें एक फिगर बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आप देख लोगी कि उसमें जो पहले तो पानी को टैंक में रख करके शांत होने के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर कुछ अशुद्धियाँ उसमें नीचे बैठ जाती हैं और उसके बाद फिर दूसरे टैंक में इसको प्रवाहित किया जाता है निथार करके। निथारने के बाद उस टैंक में फिटकिरी डाल दिया जाता है। फिटकिरी क्या होता है? घुलनशील बड़े छोटे कणों को बड़े कण में बदल देता है, ठीक है, और भारी करके उसे नीचे बैठा देता है। फिर वहाँ से निथार करके उसको छानक टैंक में भेजते हैं। छानक टैंक यानी फिल्ट्रेशन टैंक में डालते हैं, जहाँ पर बालू, कंकड़, बजरी इत्यादि की परतों से इसको गुजारा जाता है और जल को कीटाणु रहित करने के लिए इसमें क्लोरीन मिला दिया जाता है। फिर इस जल को पंप के द्वारा ऊंची टंकियों में भर दिया जाता है, जहाँ से कि आपके घरों में या नगरों में इसकी आपूर्ति कराई जाती है। ठीक है, ये सब टॉपिक आप लोगों ने पढ़ी हो, इसीलिए हम थोड़ा संक्षिप्त रूप में पढ़ा रहे हैं। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, इसके पहले भी तुम लोग पढ़ी हो कि जब किसी पदार्थ के गुणों में परिवर्तन, उसके पदार्थ में परिवर्तन तो होता है, अवस्था में परिवर्तन होती है, लेकिन उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनमें कि उसके संरचना, आकार, अवस्था सब में परिवर्तन होने के साथ साथ उसके गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है।
अब जैसे भौतिक गुण में क्या है, पानी जैसे है, पानी से बर्फ बना, ठीक है, तो जो बर्फ बना उसमें पानी का ही गुण होता है, लेकिन क्या हुई, केवल अवस्था परिवर्तित हुई। जल से बर्फ बना और फिर बर्फ से हम जल बना सकते हैं, यानी भौतिक परिवर्तन में अवस्था परिवर्तन के पश्चात पुनः उसको उस अवस्था में ले आया जा सकता है, ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन में अवस्था परिवर्तन के बाद एक नया पदार्थ बन जाता है, इसलिए उसको पुनः हम आसानी से उस अवस्था में नहीं ला सकते हैं। जैसे अगर दूध से दही बन गया तो फिर हम दही से दूध नहीं बना सकते हैं, तो ये क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं तो उस छोटे टुकड़े में उसकी अवस्था बदल गई, बड़े से छोटा हो गया, लेकिन कागज़ का गुण नहीं बदला। लेकिन उसी कागज़ को अगर हम जला देते हैं तो राख बन गया। अब उस राख से हम फिर कागज़ नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो रासायनिक परिवर्तन हुआ। ये है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो इस आधार पर आपके बुक में कुछ दिया हुआ, क्योंकि मेरे पास अभी आपकी वो बुक है नहीं, कोशिश कर रही हूँ कि उसको मैं ले आ लूँ, क्योंकि मेरे पास जो मिला था मैंने किसी को दे दिया था, ठीक है। तो आपको मैं इसी आपके अपने बुक से, बुक सब लोग खरीद लेना। अब इस लेसन का हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है।